डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, जो कि प्लेटो के चिंतन का प्रमुख लक्ष्य है। प्लेटो का जो सारा चिंतन है, उसका लक्ष्य जो है वो है एक दार्शनिक राजा की प्राप्ति। प्लेटो का शिक्षा, साम्यवाद, न्याय आदि अनेक जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, उनके केंद्र में दार्शनिक राजा ही है कि दार्शनिक राजा को कैसे कैसे शिक्षित किया जाएगा, कैसे उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और दार्शनिक राजा में क्या क्या गुण होंगे। ये सारी चीज़ें, सारे सिद्धांत जो हैं उस दार्शनिक राजा की प्राप्ति के लिए हैं। इसलिए आज हम दार्शनिक राजा के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, इस बात को कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता कि शासक योग्य होना चाहिए। कौन सा ऐसा कालखंड रहा है, कौन सा ऐसा देश रहा है और कौन सी ऐसी परिस्थिति रही है जब यह मान लिया जाए कि अयोग्य, मूर्ख और दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति को शासक बनना चाहिए। ऐसा शायद कभी नहीं रहा। हर युग में, हर देश काल और परिस्थिति में हर कोई यही मानता है कि शासक योग्य होना चाहिए और इसी योग्य शासक की प्राप्ति के लिए प्लेटो सिद्धांत देता है, जिसे वो अपना दार्शनिक राजा का सिद्धांत कहता है। दार्शनिक राजा से तात्पर्य क्या है? प्लेटो के दार्शनिक राजा का तात्पर्य है प्रतिभाशाली व्यक्तियों का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, ऐसे व्यक्तियों का शासन जिनका चिंतन वैज्ञानिक हो। तो इस प्रकार प्लेटो अपने दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत देते हैं, उसमें योग्य व्यक्ति के हाथ में शासन की बागडोर संभालते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, इसके दो प्रमुख मान्यताओं या उनकी तार्किकता का परिणाम है। प्लेटो कहते हैं, उनका पहला सिद्धांत है आत्मा के त्रिविभाग का सिद्धांत। प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं: इंद्रिय तृष्णा, साहस और बुद्धि। अब हम देखते हैं कि इन तीनों गुणों में शासन करने की स्थिति किसकी होती है? इंद्रिय तृष्णा। यदि इंद्रिय तृष्णा के अकॉर्डिंग शासन किया जाए, मतलब इंद्रिय तृष्णा को आधार मान करके काम किया जाए या फिर इंद्रिय तृष्णा की आदेशों का पालन किया जाए, तो संसार में मैं समझता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी कि जिसकी जो इच्छा है उसी इच्छा के पीछे भग दे। ना कोई व्यवस्था होगी, ना कोई कानून होगा और इच्छाएं असीमित होती हैं, उनकी प्राप्ति, उनकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। तो एक ऐसा राज्य उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम मत्स्य राज्य से भी भयंकर राज्य कह सकते हैं। मैं इंद्रिय तृष्णा की पूर्णतः आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि व्यक्ति के अंदर, क्योंकि प्लेटो ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो राज्य का एक छोटा रूप है। व्यक्ति के अंदर यदि शासन, संचालन, निर्देश देने की जो व्यवस्था है वो इंद्रिय तृष्णा के आधार पर हो जाए तो शायद सबसे अव्यवस्थित जीवन होगा उसका। दूसरा गुण है साहस। साहस को यदि केंद्र में रखकर उसके आदेश अनुसार यदि कार्य का संचालन किया जाए तो आप देखो कि साहस जो है वो हमें ऐसे काम करवाएगा कि जहाँ कमजोर व्यक्ति होंगे वहाँ उन पर हम अत्याचार करेंगे, जो हमसे अधिक शक्तिशाली होंगे हम उनसे भिड़ने का प्रयास करेंगे,
अपना नुकसान उठाएंगे, फिर हम शक्ति का संचय करेंगे, फिर उनसे संघर्ष करेंगे। तो साहसी व्यक्ति हमेशा ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा, ऐसे आदेश निर्देश देगा कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी व्यक्ति का पतन हो जाएगा। अब तीसरी चीज आती है बुद्धि। यदि बुद्धि को केंद्र में रख करके उसके निर्देशों के अनुसार व्यक्ति काम करता है तो शायद वो बेस्ट सिचुएशन होती है। ये तो एक व्यवहारिक सी बात है। प्लेटो कहते हैं इसी प्रकार समाज में भी 3 वर्ग होते हैं, जिनमें इच्छाओं की प्रधानता होती है वो उत्पादक वर्ग हो जाते हैं, जिनमें साहस की प्रधानता होती है वो शासक वर्ग, वो सैनिक वर्ग हो जाते हैं, और जिनमें बुद्धि की प्रधानता होती है उन्हें शासक वर्ग होना ही चाहिए। अर्थात बुद्धि की प्रधानता वाले व्यक्ति को आदेश देने का अधिकार होना चाहिए, उसके हाथ में राज्य के शासन संचालन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पहला जो तर्क है उनका वो इस प्रकार से दार्शनिक राजा या बुद्धि संपन्न व्यक्ति के शासन की बात करता है। दूसरी मान्यता प्लेटो की है कि सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात संसार में जो कुछ भी वस्तुनिष्ठ सत्य है उसका ज्ञान तर्क संगत विवेक से हो सकता है। यह सत्य वास्तविकता है, चाहे इसके बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों ना सोचे, इसकी अनुभूति होना चाहिए। सत्य की अनुभूति होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि लोग उसको चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि सत्य सत्य है, इसलिए वो सत्य सामने आना चाहिए। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो प्लेटो का विचार है कि मनुष्य की इच्छाएं गौण हैं। मनुष्य क्या चाहते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह सत्य का कितना अंश जान पाते हैं या देख पाते हैं। परंतु कोई वस्तु इसलिए सत्य नहीं हो सकती कि लोग उसे चाहते हैं। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि वह मनुष्य जो जानता है, जिसे सत्य का ज्ञान है, वही व्यक्ति सद्गुणी होता है। इसलिए उस व्यक्ति को शासन करने का अधिकार होना चाहिए। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो केवल उसकी कल्पना मात्र नहीं है, उसके कुछ व्यवहारिक पक्ष भी हैं। जैसे तत्कालीन समय में एथेंस में प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, और उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसी लूट प्रणाली, ऐसी थर्ड क्लास सिस्टम था कि लॉटरी के माध्यम से शासक का चयन किया जाता था। प्लेटो कहते हैं कि भाई एक दर्जी या एक नाई या फिर किसी भी कार्य को करने वाले व्यक्ति के पास भी एक योग्यता होती है, तभी उस व्यक्ति को वह कार्य सौंपा जाता है। जबकि शासन संचालन जैसा कार्य उसको आप लॉटरी से दे रहे हो, जिसकी कोई योग्यता नहीं है। तो प्लेटो ने इस व्यवस्था से देखा कि कितना मूर्खतापूर्ण काम है कि इतना बड़ा काम आप एक लॉटरी के माध्यम से व्यक्ति को दे रहे हो कि इसकी लॉटरी निकल आई, अब वो व्यक्ति कितना योग्य है, कोई उसकी योग्यता का निर्धारण नहीं, और वो शासन संचालन करेगा। शासन को मजाक बना दिया उन्होंने। दूसरा जो नगर राज्य था वो स्पार्टा था, जहां पर सैनिक तंत्र था एक तरीके से। उस सैनिक तंत्र में प्लेटो देखते हैं कि केवल और केवल लड़ाई काटमार की व्यवस्था, शासक का एकमात्र लक्ष्य सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। तो प्लेटो ने देखा कि नहीं, ये तो एक जंगल जैसी व्यवस्था हुई। मनुष्य को केवल साहस साहस शक्ति, तो इस अपूर्णता से प्लेटो क्षुब्ध हुए।
तीसरा नगर राज्य था सिराक्यूस, जहां पर एक निरंकुश तंत्र की व्यवस्था थी। तो प्लेटो ने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ जो शासन प्रणालियां देखी, उनके अवगुणों से प्लेटो ने यह देखा कि जब तक एक योग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होगी, तब तक किसी भी राज्य का कल्याण नहीं हो सकता। इसके लिए प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दार्शनिक राजा के गुणों के बारे में प्लेटो बताते हैं कि दार्शनिक राजा जो है उसमें विवेक की प्रधानता होती है। वो सत्य का अनुरागी होता है, क्योंकि वो सत्य की खोज करता है 50 साल तक शिक्षा के माध्यम से। वो न्याय का प्रेमी होता है, क्योंकि वो जस्टिस जो है, प्लेटो का जस्टिस तो अलग ही है, तो वो न्याय का पक्षधर होता है। उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ क्यों नहीं होता? क्योंकि ना उसके पास परिवार होता है, ना ही उसे संपत्ति रखने का अधिकार होता है, इसलिए उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम से उसको इतना तपा दिया जाता है कि वो क्षुद्र इच्छाओं को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वह आत्मनियंत्रक होता है, अपने आप पर नियंत्रण रखने वाला होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा वो एक सन्यासी की तरह तप करता है। इतनी लंबी शिक्षा व्यवस्था, न उसका परिवार है, तो प्लेटो का जो शासक है 50 साल तक शिक्षा की अग्नि में तपता है, इसलिए वो आत्मनियंत्रित होता है। उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, क्योंकि वो सत्य का अनुरागी होता है। वो सत्य का ज्ञान करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वो स्वभाव से शांत होता है। उसके अंदर ना कोई द्वेष रखता है वो किसी से, ना वो किसी से बैर रखता है, ना वो किसी पर गुस्सा करता है। वो शांति के समंदर में विश्राम करता है। इस प्रकार प्लेटो के दार्शनिक राजा के गुण देखे हमने। अब हम बात करते हैं प्लेटो के दार्शनिक राजा को का निर्माण कैसे होता है। तो मित्रों, शिक्षा के माध्यम से हमने देखा कि प्लेटो की शिक्षा योजना में कि प्राथमिक शिक्षा है, जिसमें व्यक्ति को 18 साल तक शारीरिक और मानसिक शिक्षा दी जाएगी संगीत और व्यायाम के माध्यम से। 18 साल के बाद 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, सैनिक प्रशिक्षण। सैनिक प्रशिक्षण के बाद एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में फेल होने वाले व्यक्ति सैनिक बन जाएंगे और पास होने वाले व्यक्ति शासक वर्ग में चले जाएंगे। फिर शिक्षा वो दी जाएगी उनको, गणित विज्ञान सारे सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाएगी और 20 साल से 30 साल तक की उम्र में उनको ये शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद 30 साल में फिर एग्जाम होगा। उस एग्जाम में फेल होने वाले व्यक्ति उच्च अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे और पास होने वाले व्यक्ति फिर आगे बढ़ते हुए 5 साल की शिक्षा और लेंगे, जिसमें दर्शन है, द्वंद्व है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। और 35 साल की उम्र में उनकी जो एक औपचारिक जो शिक्षा है उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा और फिर उस एग्जाम में पास होने वाले व्यक्तियों को 15 साल के प्रशिक्षण के लिए समाज में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही शिक्षाओं के व्यवस्था से एक दार्शनिक राजा का निर्माण होगा और ये दार्शनिक राजा अपने राज्य के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था की स्थापना करेगा। अब हम देखते हैं प्लेटो के दार्शनिक राजा की ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है उसके।
तो प्लेटो के दार्शनिक राजा का जो कर्तव्य है, वो पहला कर्तव्य है कि न्याय की व्यवस्था को राज्य में बनाए रखना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसका कार्य मिलना चाहिए, उसके नेचर के अकॉर्डिंग वर्क में उसको मिलना चाहिए। दूसरा कार्य है राज्य में संचालित शिक्षा व्यवस्था का संचालन करना, शिक्षा व्यवस्था की देखभाल करना और भावी शासकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। तीसरा कार्य है उसका धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना। दार्शनिक शासक समस्त धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करेंगे तथा अपने राज्य के लिए विश्वासों की नियमावली बनाएंगे। अब बात आती है कि क्या प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो निरंकुश है? प्लेटो एक चीज कहते हैं कि अंकुश किसका होना चाहिए? अंकुश किसका होना चाहिए? कानून का। कानून कौन बनाता है? व्यक्ति। और यदि सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो व्यक्ति आतताई, दुर्दांत, अत्याचारी हो और उसने एक कानून बना दिया हो, एक संविधान बना दिया हो, क्या उसके बाद आने वाले व्यक्ति को, एक योग्य अच्छे दार्शनिक व्यक्ति को, क्या उन कानूनों का पालन करना चाहिए? तो प्लेटो कहते हैं कि कानून व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है और जिस स्थिति में व्यक्ति होता है उसी स्थिति का कानून बनाता है। और कानून पालन करने की बात तो ये हुई कि पूर्व में लिखित कानून, पूर्व में बनाए हुए कानून का पालन करना चाहिए। तो क्या एक व्यवहारिक बात होगी कि एक अत्याचारी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कराया जाए? प्लेटो कहते हैं कि रूढ़ियां, परंपराएं, क्या परंपराओं को पालन कराना पालन कराना ही शासक का कार्य है? क्या परंपराओं के माध्यम से शासक पर नियंत्रण रखा जा सकता है? कुछ परंपराएं तो ऐसी हैं जो बहुत नुकसानदेह और गलत हैं। क्या शासक वर्ग को उनसे नियंत्रित होना चाहिए? प्लेटो कहते हैं नहीं। प्लेटो कहते हैं शासक वर्ग को केवल और केवल अपनी बुद्धि से नियंत्रित होना चाहिए। अपनी बुद्धि से नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि शासन का कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसमें बुद्धि की प्रधानता होगी। और जो व्यक्ति बुद्धि की प्रधानता लिए हुए 50 वर्ष तक इस शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्था में तपता है और हर परीक्षण में सफल साबित होता है, जो सत्य का अनुरागी है, जो सत्य की खोज में निकलता है, उस व्यक्ति पर भला किस चीज का नियंत्रण होना चाहिए? क्योंकि उस पर नियंत्रित करने वाली हर चीज उसकी योग्यता से बहुत ही कमतर होगी। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि शासक वर्ग को किसी से नियंत्रित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, प्लेटो का जो शासक है वो शासक नहीं, सेवक है। वो राज्य का स्वामी नहीं, सेवक है। प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वो निरंकुश नहीं, मर्यादित है और वो उन मर्यादाओं के अधीन ही कार्य करता है। और उसकी सबसे बड़ी जो मर्यादा है वो है उसकी खुद की मर्यादा, खुद के विचारों की मर्यादा। परंतु फिर भी कुछ ऐसे वस्तुनिष्ठ चीजें होती हैं जिनसे एक शासक को नियंत्रित होना चाहिए, और वो नियंत्रण प्लेटो के ऊपर भी लागू होता है। जैसे प्लेटो कहते हैं कि राज्य में धन अर्थात धनी और निर्धनता का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि धनी जो वर्ग है, मतलब जो धन है,
यदि धन का राज्य में आगमन ज्यादा होगा और व्यक्ति धनी बनेंगे तो वो विलासिता, आलस्य और वैमनस्यता पैदा करेंगे। और यदि समाज में निर्धनता बढ़ेगी तो इससे लोगों में गलत विचार आएंगे, लोगों में लूट खसोट बढ़ेगी, कुकृत्य पैदा होंगे। तो इसलिए आर्थिक रूप से समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। राज्य की सीमाओं में ना तो ज्यादा विस्तार किया जाए और ना ही उन सीमाओं को छोटा किया जाए। राज्य की सीमाएं इतनी बड़ी होनी चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर बना रहे। अगला नियंत्रण जो है वो प्लेटो बताते हैं कि राजा पर समाज में न्याय कायम रखने का मतलब वो कार्य विशिष्टीकरण वाला न्याय। ये जो कार्य विशिष्टीकरण वाला न्याय है उसको कायम रखना भी राजा पर एक तरीके से नियंत्रण है कि वो उसका मुख्य कार्य भी है और ये उस पर एक नियंत्रण भी है। और राज्य में जो शिक्षा पद्धति है उसको संचालित करना, उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि शिक्षा प्रणाली चेंज होते ही राज्य का जो मूल स्वरूप है वो ही बदल जाता है। इस प्रकार प्लेटो राजा पर ये नियंत्रण लगाते हैं। अब हम प्लेटो के दार्शनिक राजा की कुछ आलोचनाएं पढ़ लेते हैं। प्लेटो की जो दार्शनिक राजा की आलोचनाएं हैं उनमें सबसे ऊपर हम देखते हैं कि प्लेटो एक निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि प्लेटो कुछ प्रतिबंध बताता है परंतु वो कोई प्रतिबंध नहीं है। जब प्लेटो पूरी सत्ता एक व्यक्ति का हाथ में दे देगा तो वो व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, इस बात की क्या संभावना नहीं है। प्लेटो इस बात की क्या गारंटी देता है कि एक दार्शनिक व्यक्ति निरंकुश नहीं हो सकता। अगली आलोचना देखते हैं हम कि प्लेटो स्वतंत्रता के जो सिद्धांत है, जो स्वयं विवेक का जो सिद्धांत है उसको इग्नोर करता है। प्लेटो जो समानता का वर्तमान में सिद्धांत है इसके विपरीत है। प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत में कुछ विरोधाभास भी हैं। जैसे एक तरफ वो उसे असीमित अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ उसे कुछ सिद्धांतों से रोकता भी है। आगे हम इसकी आलोचना में देखते हैं कि प्लेटो शासक के लिए दार्शनिक, गणित, ज्योतिष, नक्षत्र, तर्क, द्वंद्व आदि विषयों में तो उसे पारंगत बना देता है, परंतु शासन करना एक जटिल कार्य है और शासन करने के लिए प्रशासनिक गुण होना चाहिए जिसकी प्लेटो कोई चर्चा नहीं करता। अगली आलोचना देखते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो एक काल्पनिक अवधारणा है। प्लेटो ने जीवन भर प्रयास किया परंतु वो कभी अपनी दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिकता में परिणत नहीं कर पाया। प्लेटो ने सिराक्यूस, इटली की कई बार यात्राएं की परंतु उन्होंने डियोनिसिस को कभी भी वो दार्शनिक राजा नहीं बना पाया। दूसरी तरफ देखते हैं कि दार्शनिक वर्ग जो है वो कभी कभी सन की वर्ग भी हो जाता है। दार्शनिकता से सनकीपन आता है और सन की व्यक्ति कभी भी योग्य शासक नहीं हो सकता। इस प्रकार हम प्लेटो के दार्शनिक राजा की आलोचना कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत के महत्व को इग्नोर नहीं कर सकते। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है उसका जो मेन थीम जो है, जो उसकी मुख्य जो वो है धारणा है, वो है कि शासन करना एक कला है और शासक वही व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी कला में कुशल हो, विशेषज्ञ हो, योग्य हो, जिसमें बुद्धि की प्रधानता हो, जो तार्किक हो, जो वैज्ञानिक सोच रखता हो, जो सत्य की खोज में जिसका इंटरेस्ट हो।
तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत सही नहीं है? तो हम मानते हैं कि आज भी प्रत्येक देश का शासन जो है वो कैसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। हर कोई मानेगा कि जो प्लेटो ने जो गुण बताए राजा के, वो गुण उनके शासक में होने चाहिए। कौन नहीं चाहेगा उनका शासक बुद्धिमान हो? कौन नहीं चाहेगा उनका शासक ज्ञानवान हो? कौन नहीं चाहेगा उनका शासक लोभ मोह से दूर हो? कौन नहीं चाहेगा कि उनका शासक पूरे राज्य को अपना एक परिवार मान के चले? तो इस प्रकार देखते हैं हम कि प्लेटो का दार्शनिक राजा आज भी प्रासंगिक है, भले ही उसका स्वरूप बदल गया हो। माना कि आज के शासक पर बहुत सारे नियंत्रण होते हैं, संविधान का नियंत्रण होता है, जनता का नियंत्रण होता है, परंतु गुण जो हैं वो आज भी हम चाहते हैं कि हमारे शासक में भी यही गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत को पढ़ा। थैंक यू।